ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना, और फिर रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी सबसे बड़ा स्कैंडल जो वो ये है, जो 190 मिलियन पाउंड का जो है, चोर कहने वाले खुद चोर है, सबसे बड़े चोर है। तुम्हारा मैं ये हशर करूंगा, तुम्हारे गले में पट्टा डाल के वज़ीर आज़म हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे। जब धरनों में ये बात कर रहे थे, और आज देखे खुद किधर है। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शंस के इनेकाद के लिए अब यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। ऐसी सियासी जमातों में जोड़ तोड़, मिलना, इत्तेहाद सब आम सी बात लग रही है। अब ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आज हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। खबरें हैं कि सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही थी उस वक्त ये दावा किया गया था कि उन्होंने 30 से ज़ायद नशिस्तें मांगी हैं पंजाब में, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बैकआउट कर गई थी। अभी जो आज की मुलाकात और आज की खबर है, इसके बाद के मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ उसका जायज़ा लेंगे। आज नवाज़ शरीफ साहब ने जो उनका पार्लिमानी बोर्ड है उसके 5वें इजलास से उन्होंने खिताब किया, और उसमें ज़रा बात सिर्फ इक़्तिदार तक नहीं रही। इक़्तिदार में आने के बाद नवाज़ शरीफ साहब हिसाब लेंगे, लेकिन वो हिसाब उन तमाम केसेस का लेना चाहते हैं जो झूठे थे उनके मुताबिक और उनके खिलाफ बनाए गए, और उन केसेस की वजह से मुल्क का ये हाल हो गया है। अभी आपने उनकी वो गुफ्तगू भी सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे ये जो मुल्क का हाल जिन्होंने किया उनका हम हिसाब भी लेंगे। किसकी तरफ इशारा है? साकिब निसार साहब की तरफ इशारा है, उनका नाम भी उन्होंने लिया। और 190 मिलियन पाउंड्स का केस जो कि खान साहब के गले में वो भी एक अटका हुआ है, उसका भी उन्होंने आज हवाला दिया है। तो क्या होगा? नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, वो लाडले हैं, लाडले प्लस हैं, उनको लाया जा रहा है जैसे 2018 में इमरान खान को लाया गया था। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब के इस बयान के बाद ये समझा जाए कि वो इस तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं और वो वापस एहतसाब की बात कर रहे हैं? बेशक वो एहतसाब अब उस तरफ इशारा नहीं है जहां वो पहले करते थे। जो मामलात इलेक्शन से जुड़े हुए हैं कुछ उनका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस पर अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि शायद वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको उस हवाले से अकबर एस बाबर साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी सुनवाएंगे, और जो माहिरीन है उनसे बात भी करेंगे कि क्या नतीजा निकलेगा इस तमाम सिचुएशन का। आज एक प्रोटेस्ट भी था इलेक्शन कमीशन के बाहर, कोई 150 से 200 अफराद जिनको ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन कर रही है कि ये हमारे वर्कर्स हैं, ना ही उनको अकबर एस बाबर साहब ऑन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कौन था एहतजाज ना मैं करवाने लेके आऊँ, लेकिन एहतजाज हुआ है जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के ख़िलाफ़ था, और उसमें वही मौक़िफ़ नज़र आ रहा था जो अकबर एस बाबर और उनके साथियों का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ धोखा हुआ है। तो क्या रिलीफ मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि अकबर एस बाबर साहब ने एक बात ये भी अपनी दरख्वास्त में की हुई थी कि दोबारा इलेक्शंस कराए जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं की गई। लेकिन जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें जो गैर कानूनी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि कुछ कानून को सही फॉलो नहीं किया गया, उस पर इलेक्शन कमीशन बहरहाल फैसला करेगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की तरफ नज़रें गाड़े हुए थी, लेकिन आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में क्या शेयर होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कैसे रिवाइव करेगी? क्योंकि सिंध के अंदर भी जो अलाइंसेस बन रहे हैं वहाँ भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और लाल मली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सरवर बारी साहब। सबसे पहले तो ज्ञान चंद साहब आपसे ही गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा आप लोग कह रहे थे कि मियाँ साहब जो हैं वो उनको लाया जा रहा है। आज मियाँ साहब ने यह भी कह दिया कि जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनवाए और उन केसेस की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा, उनका मैं एहतसाब करूंगा।
तो आपको लगता है कि मियां साहब जो हैं वो अब वो अपना बयानिया एहतसाब वाला और हिसाब वाला वापस लेके आ रहे हैं? देखिए, मियाँ साहब तो बादशाह आदमी है। वो जो कहें कह सकते हैं। उनको जब जरूरत पड़ती है तो कभी जिद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, इधर वापस आते हैं तो भी प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। अभी अभी भी वो जो जिसके लिए जो धमकियां दें, तो वो जो जरदारी साहब कहते हैं ना, डोमिसाइल का फर्क, वो तो नजर आ रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलती है। जब जब भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, तो पीपल्स पार्टी साबित करेगी कि वो लोगों की पार्टी है, वो अवाम की पार्टी है और अवाम उनके साथ मुंसलिक है। अभी भी आप देखेंगे वो मिट्टी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक, जहां जहां भी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, वहां लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो उनके जलसे बता रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के जंग में नहीं होती है। पीपल्स पार्टी होती है कि डेमोक्रेसी जो है वो सरवाइव करे। हमारे जो डेमोक्रेटिक रूल है वो यहाँ पे सुप्रीम हो, पार्लियामेंट को सुपरमेसी हो और लोगों को फैसला करने दिया जाए। सही। तो हम समझते हैं कि जब भी इलेक्शंस, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए, तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होकर पाकिस्तान में उभरी। जब भी फेयर एंड फ्री, मतलब आप भी एक कंडीशन रखते हैं। लाल मली साहब, जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, वो केसेस आपके ज़माने में कुछ बने, कुछ आपके ज़माने में उनको चलाया गया और फिर मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आई, और कुछ जजेस का हवाला भी आज दिया मियां साहब ने कि उनके पास उस वक्त के DJISI आके कह रहे थे कि इनको जेल में रखना और हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो ये एहतसाब जो लेने की बात हो रही है, उसमें ज़ाहिर है PTI के लोगों के मुलव्विस होने की भी बात है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? जी शुक्रिया। देखें, जो नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने मुझसे सवाल पूछा है, नवाज शरीफ साहब हमेशा, इस बार नहीं, हमेशा लाडले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। और इसी वजह से जब जब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो वो जेल भी गए हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं। और जब वो सजाएं हुई हैं तो उन्होंने डील की है और वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हुए हैं। और इस दफा भी उनका यही इरादा है कि वो जिस तरह से आए हैं, उनको कंप्लीट एक मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी हो रही है कि उनको इक़्तिदार में लाया जाए। जहां तक उनके आज के बयान की बात है, तो आप याद रखें, उन्होंने जो बयान दिया है वो मीनार पाकिस्तान पर अवाम के सामने एक जो हलफनामा है वो ये दिया है कि आज के बाद तो मैं कभी एहतसाब की बात नहीं करूंगा, मैं वोट की इज्जत की बात नहीं करूंगा, मैं जमहूरियत की बात नहीं करूंगा, मैं सिविलियन सुपरमेसी की बात नहीं करूंगा। और ये सब आपने देखा है। और उसके बाद कोई नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ उसके बाद कोई जलसा या कोई वर्कर कन्वेंशन भी अटेंड करने की कोई जो है कोशिश नहीं की है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये दोनों पार्टियां, वो पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो, दोनों लाडले पार्टियां बने हुए हैं, दोनों लाडले हैं, दोनों को मुकम्मल सहूलतकारी है। आपको उनके आपको एतराज सियासी लाडला होने पे या इन पार्टियों के लाडला होने पे? अगर लाडला होने पे एतराज हो तो फिर पहले आपकी पार्टी लाडली थी, फिर लाडलेपन पे एतराज होना चाहिए ना। चलिए, ये आपने फैसला करना है तो आप बिल्कुल फैसला कर ले कि हमारी पार्टी लाडली थी। हमारी पार्टी ने 27 साल जदोजहद की। इमरान खान को जियाउल हक ने घर से उठा के या लोहे की फैक्ट्री से उठा के चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। इमरान खान की 27 साल जदोजहद थी। इमरान खान को भुट्टो की तरह कोई अयूब खान की या येया खान की कैबिनेट में नहीं थे। वो किसी आमिर की कैबिनेट के रुकन नहीं थे। उनकी एक जमहूरी जदोजहद थी, उसके जरिए वो आए। ठीक है। और ये पार्टियां जो है वो खौफजदा है इमरान खान से। इस वजह से हमेशा इनकी एक गुज़िश्ता कई माह से, बल्कि 2 साल से, तो आपने देखा पंजाब में इलेक्शन उन्होंने नहीं होने दिया। और अब भी, आज भी जो है इनकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह इलेक्शन जो हो डिले हो, ताकि ये और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कयादत है उनको अच्छा, अगवा डिले बनाए, हूँ इनकी बयान मिल किसकी जाए। कोशिश है डिले हूँ? जी, नवाज लीग की मुसलसल कोशिश है। आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब ने जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया कि
जो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे हो सकेंगे? ठीक है, इस दोनों बाइट सवाल में ये मैं देखा खेलदा जा साहब रहा है आपके कि पास ला रही हूँ। खेलदा साहब, आपके लोगों से जब बात होती है हमारी, ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी, तो टीवी टॉक शोज में भी, मैं ऑफ द रिकॉर्ड को कोर्ट जाहिर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड आप लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं जी कि इलेक्शन लेट कराना जो है वो तो पीटीआई को फायदा देता है। पीटीआई कह रही है नून वाले इलेक्शन लेट कराना चाहते हैं, तो वाकई कोई है ऐसी सोच? आप लोगों को डर लग रहा है कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएगी? और आज मियां साहब ने जो बयान दिया, किसको पैगाम था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा था, साबका जजेस के बारे में था, किसके बारे में था? ये साबका डीजीआईएसआई के बारे में था? देखो, पहले मैं दोनों दोस्तों की जो गुफ्तगू थी थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ। जिस लाड और जिस लाडलेपन का वो दोनों भाइयों ने इजहार किया, ये नवाज शरीफ साहब से कौन सा लाड किया जा रहा है या कैसा लाडला बनाया जा रहा है? जिस जो 3 दफा अवाम की वोटों से वजीर आजम बनता है, तीनों दफा उसको वक्त पूरा करने नहीं दिया जाता, इक़्तिदार से निकाला जाता है। कभी हाईजैकर बनाया जाता है, कभी नायल बनाया जाता है, कभी इग्जाल में रखा जाता है, कभी जेलों में बंद किया जाता है। वो सिर्फ खुद नहीं, उसकी बेटी मरियम को, उसके भाई शहबाज शरीफ साहब को, तमाम सीनियर क़यादत को जेलों में रखा जाता है, झूठे केसेस बनाए जाते हैं। हाँ, ये 7 साल के बाद नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल रहा है। झूठे केसेस बनाए गए, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, एक फितना लॉन्च करने के लिए जो सारी गेम की गई, माजी में तो जो कुछ हुआ है, मगर मैं इन 7 सालों की बात कर रहा हूँ। 28 जुलाई के 2017 की कहानी बता रहा हूँ। ये वही हम ख्याल जजेस हैं जिन्होंने बुला के इमरान खान को कहा कि आप इधर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। ये असद उमर साहब का बयान भी रिकॉर्ड है और उनकी तमाम ये एतराफ़ अब खुद भी कर चुके हैं। और जो लालचंद माली साहब ने कहा कि ये कहाँ से आए हैं, तो ये भी जनरल पाशाह साहब और जनरल ज़हीर जैसे, जनरल फैज़ जैसे जो रिटायर अभी हो चुके हैं, ये तारीख का हिस्सा है। किस तरह इसको बनाया गया, किस तरह इसको लॉन्च किया गया, किस तरह पैसे आया, ये सब तारीख का हिस्सा है। ये माजी में भूल नहीं कोई सकता। तो ये लाडला था और इन्होंने इसका ठीक लाड है, चल रहा अच्छा, था। ये तो आपने जवाब दे दिया। मुझे ये भी बता दीजिए कि आज का जो बयान था वो किसकी तरफ इशारा था? लाड, जिस लाड की वजह से मुल्क मुआशी भंवर में, मुल्क सियासी भंवर में फंस गया, तो महसूस किया गया कि ये लाडला अब हमारे गले पड़ गया है, तो उनको बिल्कुल वो लाड बंद कर दिया गया। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज बात की है, जो लालचंद माली साहब कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर की नवाज शरीफ साहब की तकरीर वाज़ेह थी, वो कल भी माजी के बयानिए में, आज भी जो उसने की उसका बयानिया वाज़ेह है। वो अपने उसूलों से, अपने नज़रियात से ना पीछे हटे, मगर मुल्क की खातिर वो जो मुल्क की आज इन लोगों ने, इन प्रोजेक्ट की वजह से जो आज मुल्क जिस नैच पे खड़ा है, वो निकालना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम समझती है कि नवाज शरीफ ही है जो इस मुल्क को उस तरक्की की सफर में, उस जो जमहूरी प्रोसेस है उसमें ये ला ठीक हो गया। सकते हैं। और यही वजह है उन्होंने ये कहा था कि हम तमाम जमातें, तमाम इदारे पाकिस्तान की खातिर हमें अपना अपना काम करना चाहिए। तो बजाय ये इंतशार फसाद की ठीक है जी, सियासत मैं जरा एक ब्रेक ले लूँ गोस्तानी साहब, मैं वापस आती हूँ। आप जाहिरी बात है अगर ये होगा कि एहतसाब इस तरह से शुरू हो जाएगा, ब्लेम गेम कंटिन्यू करेगी, तो क्या उससे हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर वही प्रपोजिशन तो कहीं नहीं बन जाएगी जहाँ सियासतदानों से लड़ते रहेंगे। ब्रेक के बाद कुछ इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है, बिलखसूस पंजाब में जो सूरत हाल बन रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम करेंगे अब जो पंजाब की सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक जो बैटलफील्ड बनी हुई है, उनके लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो पंजाब में उनका रिवाइवल होना है। आईपीपी के साथ उनके मामलात सही नहीं चल पड़े, लेकिन जो नून लीग है उसकी मुलाकातों से ऐसे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ेंगे। पहले तो मैं ज़रा क्विकली, मली साहब, किस तरह से आप देखते हैं, बहुत सारे आपके साबका दोस्त लीडर्स जो हैं, जो पार्टी छोड़ के गए हैं, वो आईपीपी का हिस्सा हैं। आपके कुछ सीनियर रहनुमाओं ने ये कहा कि हमें ये नहीं लग रहा कि हम किसी नई पार्टी में, हमें लग रहा है हम अपने घर में वापस आ गए हैं, यानी कि
जो पीटीआई के कर्ता धर्ता थे अब उनके पास है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो आपको लगता है कि नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलके पीटीआई का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? तब्दीला देखें, पहले तो नवाज लीग ने ये सोच की कि वो बड़ी अक्सरियत लेके जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ वापस आए हैं उनको इस बात का इदराक हुआ है कि वो एक बुरी तरह शिकस्त खाने जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे मुल्क में बैसाखियां ढूंढना शुरू की हैं। अवाम को छोड़कर आजकल वो इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं। जो ये नई पार्टी बनी है आईपीपी, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि हमारा तो प्रोग्राम ही नवाज लीग के खिलाफ है, और जो उनके कर्ता धर्ता है जहांगीर तरीन साहब, उनकी नवाज लीग के बारे में या नवाज शरीफ के बारे में जो सोच है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसलिए अब इनको खूब अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमायत है जो इस वक्त मकबूलियत को छू रही है, और उसको माइनस करना अब नामुमकिन बन चुका है। इसके बावजूद कि उसकी पूरी क़यादत को जेलों में डाल दिया गया है, या अगवा करके उनसे बयानात दिलवाए गए हैं, या उन पे तशद्दुद किया गया है, या आज भी उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। एक तरफ पीटीआई है जिसपे पॉलिटिकल एक्टिविटी का बैन है, तो दूसरी तरफ नवाज लीग है जिसको खुली छुट्टी है कि वो जाकर पॉलिटिकल एक्टिविटी करे। लेकिन जो उन्होंने महंगाई की, जिसके इनकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के हवाले से आज जो फिगर्स आए हैं, महंगाई 43% हो गई है, 43% अच्छा, ये तो चलेंगे, ये तो एक और बहस है मलिक साहब, लेकिन क्या पीटीआई जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कहीं इत्तेहाद करने का सोचेगी अगर आईपीपी और नून लीग में मामलात सेट हो जाते हैं, चौधरी शुजात साहब भी उनकी तरफ चले जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इत्तेहाद का नहीं सोच रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सब जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आपने पहले देखा कि ये एक दूसरे पे चोरी करप्शन के इल्जामात लगाते रहे, जब इनके मुफादात को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ तो ये सब मिलकर एक हो गए, और ये भी अभी टोपी ड्रामा इनका जारी है। इलेक्शन के बाद इन सबको मिलके बैठना है और कोशिश करनी है कि ये मिल बैठ के ठीक है जी, आपको टोपी ड्रामा लग रहा है। ज्ञानचंद साहब, आज भी अगर है तो पाकिस्तान ठीक है ज्ञानचंद साहब, आईपीपी से कुछ मामलात और कुछ मुलाकातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुई, लेकिन फिर वो मामला आगे बढ़ा नहीं। नून लीग से भी एक बार इनकी बातचीत हो गई और फिर ये कहा गया कि जितने % सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मांग रही है उतने % नून लीग नहीं देगी। और फिर आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब, उनके तमाम लीडर्स कह रहे थे कि हम किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अभी हो गया एक इत्तेफाक, ये दावा किया जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई है और इत्तेफाक भी हो गया है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना डेंट पड़ेगा इस इत्तेहाद से? पंजाब में जनूबी पंजाब के जो हैवी वेट्स हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, जहां पे आपकी ज्यादा नजर है। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी को जानता हूँ। पीपल्स पार्टी को 1977 से अब तक, ये तो लाडले और लाडले प्लस पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने हर जबर के सामने डट खड़ी रही है, और उसने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो सकती है, जो जमहूरियत के लिए लड़ती है। तो हमारा कहीं पे पॉलिटिकली कोई किसी से एडजस्टमेंट होती है नहीं होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रूट्स हैं पंजाब के अंदर। आपने एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना किसको कहते हैं? आपके तो बिलावल साहब जो कुछ कह रहे थे, जरदारी साहब ने उन सारी बातों को डिसोन कर दिया। नहीं, हम अभी भी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को अपना उनका एक रोल है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की है। हम जो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के जरिए जो पार्लियामेंट बनती है, मुल्क चलाना उसका काम है। तो पीपल्स पार्टी पे तो ये एक बात है। पीपल्स पार्टी तो कहीं पे ये नहीं मांग रही है कि हमें कोई फेवर्स मिले, हमें कोई आप पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि आपके बिलावल साहब कहते हैं मैं हर जमात जो सियासी जमात है
जिनको सजाएं हो रही हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके अलावा जो पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग मौजूद हैं, उनसे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लाल मलिक साहब कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल कोई सोच नहीं रहे कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। देखो, इनके सोचने के तो ये सोचते हैं, तब तक वो भाग जाते हैं। इनकी तो पार्टी तितर बितर हो चुकी है। इनकी पार्टी में रहा कौन है जो ये इनके साथ इत्तेहाद किया जाए? कुछ इलेक्टेबल्स हैं, वो उनसे कहीं पे बात अगर हुई तो हुई, लेकिन पीटीआई तो एज अ पार्टी तो खत्म हो चुकी है ना। एक वकील को उसका चेयरमैन बना दिया है। बाकी कुछ लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे ही उनको कोई रास्ता मिलेगा तो वो भी भाग जाएंगे। तो पीटीआई, इनके कुछ फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, बाकी तो पार्टी के तौर पे जो भी इन्होंने इधर उधर से जो इकट्ठे करके लोग दिए गए थे, वो लोग तो जैसे ही थोड़ा गर्म हवा का झोंका लगा तो जी, आज तरीन साहब भी वैसे पार्टी छोड़ गए हैं, और पार्टी क्या सियासत छोड़ गए हैं। लेकिन मलिक साहब, चैलेंज है बड़ा, जाहिरी बात है। खान साहब बेशक दावा करते रहे, आप लोग बेशक दावा करते रहे, लेकिन आपको एक कैंडिडेट चाहिए होता है जिससे हल्के के लोग उस पर यकीन कर सकें कि वो उनका काम करेगा। तो दूसरा जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला, कुछ उस पर भी फरमा दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों चैलेंजेस को कैसे देख रही है? देखिए, जहाँ तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात है, तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मुतअस्सबाना रवैया जारी रखे हुए है। 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को सिंगल आउट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये कतई परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो सरपरस्त हो, शहबाज शरीफ जो है वो प्रेसिडेंट हो, उनकी बेटी जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर हो, उनका बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर हो, वहां पे जरदारी साहब जो है वो को चेयरमैन हो, बिलावल भुट्टो साहब। यानी जहां तक मोरूसियत चलती है वहां पे इलेक्शन कमीशन के लिए सब अच्छा है। जहाँ पे मोरूसियत की मुखालफत होती है, जहाँ पे खानदानी सियासत की मुखालफत होती है, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन को तकलीफ है। अब आज का आप देखें, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हुआ आज इलेक्शन कमीशन। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। ये अकबर एस बाबर साहब जो हैं, ये नवाज शरीफ की बी टीम है। ये जर्नलिस्ट के कई प्रोग्राम है जो कल से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाउ क्लोज इज टू नवाज शरीफ साहब। अब जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट गए हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें वो इनके डॉक्टर तारिक फजल साहब जो हैं वो वहां पर ले आके उन्होंने इकट्ठा किया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आपकी बात को मैं उनके पास भी लेके जाऊंगी, लेकिन खेलदा साहब, नवाज शरीफ ने हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेला है। अब उनमें इतना भी दम नहीं है कि इमरान खान का जेल में है तो उसका सिंबल भी जो है ये चाहते हैं उसके पास ना हो। ये नहीं कि ये वो पहलवान है जो चाहते हैं उस पहलवान से मुकाबला करेंगे जिनके हाथ पैर बंधे हुए हो। ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि जो ज़्यादा इशू है ये वाला इंटर पार्टी इलेक्शंस का, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ज़रा बारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन सुन के फिर खेलदा साहब मैं आपसे भी आपके लास्ट कमेंट्स ले लूँगी। जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, ब्रेक पर जाते हुए मैंने बताया था कि सरवर बारी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। बारी साहब, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला है, इसमें आज जो समाअत हुई, आपकी नज़र से गुजरे मामलात, क्योंकि एक खबर ऐसी आ रही थी पहले कि जो अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त है, वैसे तो कई दरख्वास्तें हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त ज़रा खुसूसी लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि वो मुस्तरद होगी। फिर उनका एक मैसेज आया कि नहीं, दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई, एक बुनियादी उस पर हेयरिंग हुई है, और शायद उसमें ये कहा गया कि दोबारा इलेक्शंस कराने वाली जो इस्तदा है वो मुस्तरद हो रही है, बाकी जो इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर समाअत होगी। मैं सही समझ रही हूँ? देखिए, मेरा जो पाकिस्तान का जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसके मुताबिक पार्टियों ने अपने इंतखाबात अपने ही आइन के मुताबिक करवाने हैं। और जहाँ तक मेरी रीडिंग है, और जो पहले बहुत सारी जमातों ने अपने इंतखाबात करवाए हैं पिछले 1-2 सालों में या 3 सालों से पहले, वो हमें यही लगता है कि जो उनका मेयार था, अगर उसी को हम मेयार समझें, तो जो पीटीआई के इंतखाबात हुए हैं वो बिल्कुल जिस जल्दी में उनको जो इतना कम टाइम दिया गया है,
सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया गया था, और उसमें और ऊपर से गिरफ्तारियां हैं, मारधाड़ है, मुकदमेबाजी है, लोग छुपे हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का म्यार बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है हर पार्टी को। लेकिन पीटीआई ने इसके बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद इंतखाबात करवाए हैं, और मेरा ख्याल है कि उनका हक है कि जो बैट है उनको, सिंबल जो है उनको मिले, और ये जो कोई इंतखाबात बिकॉज मैं अहमद बिलाल महबूब साहब की अच्छा, गुफ्तगू सुन रही थी, लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, जो वो सवालात उठा रहे हैं और जिस तरीके की लीगल जो इस पे कंटेंशंस हैं और एतराज़ात हैं अकबर बाबर साहब के, आपको लगता है कि टेक्निकलिटीज़ ऐसी वाकई में मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा एडवर्स फैसला दे सकता है जो पीटीआई के खिलाफ जाए, या नहीं आपको नहीं लग रहा? देखिए, जो माहौल बना हुआ है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक जमात के बारे में वही एटीट्यूड है, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त है जो 2017-18 में पीएमएलएन के साथ था। तो अगर तो वही जो है माइंडसेट चल रहा है, तो जाहिर है रास्ता बंद किया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ को तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, लेकिन जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो, अगर ये म्यार हम तय कर लें जिस म्यार पर इलेक्शन कमीशन ने उनके इंतखाबात को मुस्तरद किया, और जो फैसला रिजर्व रखा कई माह तक, और बिल्कुल जब इलेक्शन शेड्यूल आने वाला उस वक्त दिया है, तो एक मालाफाइड इंटेंशन हमें नजर आती है। ठीक है, और वो क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा हर्ट करेगी। मैं ज़रा जल्दी से खेलदा साहब लास्ट कमेंट आपका, और फिर मैं बारी साहब से और बाकियों से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूँ। आपको लगता है कि इवन नून लीग को भी ये सूट करेगा? अगर आप अभी इस वक्त आपको लग रहा है कि नून लीग आ जाएगी इक्तदार में, आपको लग रहा है हवाएं सारी आपकी तरफ ही हैं, रुख आपकी तरफ है, इसके बावजूद पीटीआई को माइनस करना इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इन केस ऐसा होता है तो जाहिर है फिर क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की नहीं होगी। अगर आपकी हुकूमत बनेगी तो आपके लिए भी मसला होगा। देखिए, हम किसी पार्टी के माइनस करने का ये हमारा मुतालबा नहीं है, ना हमारी कोशिश है। जो 2017 में बारी साहब ने कहा, जो हमारे साथ 18 में हुआ, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को इलेक्शन से दूर रखा गया, मगर हमारी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इमरान खान साहब ने ये सारी जो जो रास्ता तशद्दुद का था, इंतशार का था, वो उसने खुद उसका इंतखाब किया। और ज़ाहिर है अल्लाह भी है, इंसाफ करता है और मुकाफात अमल भी होता है। जो कुछ वो हमारे लिए उन्होंने किया, वो कुछ अपनी कोशिशों से, अपने कारनामों से और अपने इस इंतशार से वो उस गड्ढे ठीक में है, आप जाके कह रहे हैं गिरे कि हैं। ये उनके उनके किए उनको सजा है। ज्ञानचंद साहब एक जुमले में आपको क्या लगता है? रास्ता देखिए, हम तो चाहते हैं इख्तिदार में कोई भी आए, फेयर और फ्री इलेक्शन हो। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो पीटीआई का चेयरमैन तो हमारा 18 का टिकट होल्डर है, तो हम तो उसके लिए वैसे ही दुआगू हैं कि वो जरूर फील्ड में हो। अभी वाला चेयरमैन ये भी एक अच्छी बात। लाल तो गए। ठीक है, लाल वली साहब, ये भी एक बड़ी कहानी है कि ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जाले को आप लोगों ने पूरी पीटीआई दे दी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लतीफ़ खोसा साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया है। वाकई ऐसा है? जी देखें, जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, जिस दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था, उस वक्त भी वो साथ थे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिवली जो है वो लीगल एडवाइजर रहे हैं। बाकी इंतखाबात की बात है, अगर ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो जिस सूरत हाल को ये मुल्क फेस कर रहा है, जो सियासी, समाजी, मुआशी और बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात के हवाले से है, तो उससे ये मुल्क बाहर नहीं निकल सकेगा। और ये जो है 6 माह से 1 साल तक भी सरवाइव ये हुकूमत जो भी बनेगी वो नहीं कर सकेगी। ठीक है, बारी साहब इसलिए आखिरी बेहतर है। कमेंट आपका। ये जो मली साहब बात कह रहे हैं, फैसल वाडा साहब जो कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, आजकल उनकी काफ़ी पेशगोइयाँ सही साबित होती हैं, वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये अगर आई भी हुकूमत तो 18 से 22 महीने चलेगी। लेकिन हम इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के प्री रेक्विजिट्स पे बात जल्दी से कर लेते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट अभी मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के पर्सपेक्टिव से? जो आज तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि एक पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कौमी सतह पर है और कुछ जमातों के लिए सूबाई सतह पर मामलात हैं। तो ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट लगती है कि वो गैर जानबदार है, आज़ाद है, और इसके अलावा जो सबके साथ जो है सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में नाकाम हो चुकी है।
चाहे आप वोटर्स लिस्ट देख लें, चाहे आप डिलिमिटेशन देख लें, तो हर जो म्यार इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए स्ट्रेटेजिक प्लान में तय किए हुए हैं और जो इलेक्शन एक्ट में म्यारात तय हैं, अगर उसके ऊपर भी परखें हम इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट को, तो साफ नजर आ रहा है कि जैसे PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था 2017-18 में, उसी तरह आज PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम किया जा रहा है। इसमें तो दो राय पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, एक इत्तेफाक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर दफा कुछ सियासी जमातें अपने सियासी भाइयों और बहनों के साथ जो नारवा सलूक होता है, बजाय उसका साथ देने के, वो समझते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इक़्तिदार में आने की। तो ये इसलिए जो खदशात हैं कि 18 माह चलेगी, 22 माह चलेगी, क्योंकि जो सियासतदान है वो कोई अपना कंसेंसस बनाने में आज तक नाकाम हुए हैं। जैसे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने एक लीड कंसेंसस किया है कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं, हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो लेकिन हमारे सियासतदान की अभी बलूगत जो है वो इतनी, आप समझे कि बचकाना है, और अफसोसनाक है कि हमारे सियासतदानों में वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई कि वो मिल बैठकर अपने मामला तय करें और कोई कंसेंसस के ऊपर पहुंचे, ताकि मुल्क में, जैसे अभी मेरे भाई ने फरमाया, कि मुल्क के अंदर एक जो स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जी उसकी बजाय हमें ये लगता है कि ज़्यादातर हमारी जो सियासी अशराफिया है उसको अपने इंटरेस्ट की ज़्यादा है, मुल्क और कौम के इंटरेस्ट कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो सारा मामला जी, इस पे ज़ाहिर है हमें गुफ्तगू कंटिन्यू करनी चाहिए। सरवर बारी साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, ज्ञानचंद साहब और लाल मली साहब, आप चारों का शुक्रिया। आज जो वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने एक बार फिर रीट्रेट किया है, यादा किया है उस बयान का जो कई बार दे चुके हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे, इस पर कोई शकोशुबा नहीं होना चाहिए। तो अफवाहों को अब दम तोड़ जाना चाहिए। पता नहीं क्यों कहीं से दोबारा से अफवाहें आ जाती हैं। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। बहुत अहम फैसले मौजूदा निगरान हुकूमत कर रही है, जिसमें निजकारी का एक मामला है। कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में इस मामले पे गुफ्तगू की जाए एक्सपर्ट से कि क्या पाकिस्तान की मुआशी हालात में निजकारी ही बेहतरीन हल है या नहीं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।